हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आपके लिए एक मोटिवेशन लाइन सबसे पहले, और मोटिवेशन लाइन के बाद हम शुरू करेंगे क्लास। तो मोटिवेशन लाइन है, तुम चलने का हौसला तो करो। तुम चलने का हौसला तो करो, दिशाएं बहुत हैं। तुम चलने का हौसला तो करो, दिशाएं बहुत हैं। कांटों की फिक्र मत करो मेरे दोस्त, कांटों की फिक्र मत करो मेरे दोस्त, आपके साथ दुआएं बहुत हैं। तो हेलो दोस्तों, मैं रोहित स्वागत करता हूं आप सभी का द बुद्धा क्लासेस में। और कैसे हैं आप सभी, आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। तो पिछली वाली क्लास में हमने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था कि भारत को प्राचीन काल में किन नामों से जाना जाता था। उस नाम में एक सातवां नाम भी था, यानी 6 नामों के बारे में मैंने बताया था कि भारत को 6 नामों से जाना जाता था प्राचीन काल में। यानी प्राचीन काल की अगर हम बात करें, प्राचीन काल में भारत को 6 नामों से जाना जाता था। वहीं भारत को 7वें नाम से, कौन से 7वें नाम से जानते थे, 7वां नाम क्या था प्राचीन काल में, इसके विषय में मैंने बात करी थी। मैंने बताया भी था कि भारत को 6 नामों के अलावा प्राचीन काल में एक 7वें नाम से भी जानते थे, जिसका नाम था, अभी मैं बताऊंगा, पहले मैं थोड़ा सा वैसे बता देता हूँ। देखिए, यहाँ से निकलती है गंगा नदी, जो कहाँ से होकर के जाती है, 5 राज्यों से निकलती है। और ये अगर कहाँ पर जाती है, ये बंगाल की खाड़ी में जाती है। ठीक है, तो इसको नाम दिया गया है गंगा नदी। कहाँ से निकलती है, गंगोत्री से। कुल लंबाई कितनी है, 2525 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है, 2525 किलोमीटर। और कहीं कहीं पर जी 2510 किलोमीटर भी इसकी लंबाई आती है। तो याद रखना 2510 किलोमीटर, ठीक है। 2525 किलोमीटर और 2510 किलोमीटर। और यहीं से एक नदी निकलती है, इस नदी का नाम है यमुना नदी। तो यमुना नदी इलाहाबाद में आकर के मिल जाती है। इस नदी को नाम दिया गया है यमुना नदी, ठीक है, यमुना नदी। इस नदी की लंबाई कितनी है, 1310 किलोमीटर इस नदी की लंबाई है, याद रखना जी। और ये 2 ही राज्यों से होकर के जाती है, ठीक है, उत्तराखंड और आपके उत्तर प्रदेश। और इलाहाबाद में आकर के एक संगम बनाती है। इस इलाहाबाद में एक संगम बनाती है, और इलाहाबाद संगम कहते हैं इसे। और यहीं से आप देखेंगे कि इसके बीच वाला जो क्षेत्र था, मैंने बताया था कि ये जो क्षेत्र था इसके बीच वाला, यानी इस नदी के बीच वाला जो क्षेत्र है, इसको नाम दिया गया है दोआब क्षेत्र। क्या नाम दिया गया जी, दोआब क्षेत्र। इसको दोआब क्षेत्र के नाम से भी जानते हैं। और मैंने कहा था पिछली क्लास में कि जब आर्यों ने अपना विस्तार यमुना नदी तक किया, तो इन्होंने इस क्षेत्र, इस पूरे प्रदेश को एक नाम दिया था, जिसे हम ब्रह्म ऋषि प्रदेश कहते हैं। क्या बोलते हैं, ब्रह्म ऋषि प्रदेश। ब्रह्म ऋषि प्रदेश के नाम से इसे हम जानते हैं जी, ठीक है। ब्रह्म ऋषि प्रदेश के नाम से इसे हम जानते थे। और यही इसका 7वां नाम था, जो प्राचीन काल में भारत को ब्रह्म ऋषि प्रदेश के नाम से भी जानते थे, ठीक है। चलिए आइए, तो ये हमारा पिछली क्लास का क्वेश्चन था। मैंने कहा था कि आप कमेंट में हमें आंसर बताएं कि क्या था इसका नाम, ठीक है। चलिए, तो ब्रह्म ऋषि प्रदेश भी कहते थे इसे। 7 नाम कौन कौन से, 6 नाम कौन कौन से थे पहले, 7वां नाम ये था। तो 6 नाम कौन कौन से थे, देखिए, हिंदुस्तान, भारत, जम्बूद्वीप, उपमहाद्वीप, ठीक है, इंडिया, इंडिया हो गया, ठीक है, और आर्यव्रत। 6 नाम तो हो गए, और एक आपका ब्रह्म ऋषि प्रदेश। ये 7 नाम थे, ठीक है। चलिए, तो आज हम बात करेंगे भारत की भौगोलिक स्थिति की। भारत की भौगोलिक स्थिति कितना है, कहां से कहां तक है भारत की भौगोलिक स्थिति, ठीक है। तो भारत की भौगोलिक स्थिति, भारत की भौगोलिक स्थिति, ठीक है। अक्षांश विस्तार की बात करें, अक्षांश विस्तार की, भारत का अक्षांश विस्तार कितना है, चलिए पहले विस्तार देख लेते हैं, ठीक है। विस्तार कितना है भारत का विस्तार, ठीक है, भारत का विस्तार। क्षेत्रफल की बात करें कि भारत का क्षेत्रफल कितना है, तो विस्तार में सबसे पहले हम रखेंगे क्षेत्रफल। क्षेत्रफल, भारत का क्षेत्रफल कितना है, भारत का क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर भारत का क्षेत्रफल है। यानी 32,87,263 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर भारत का क्षेत्रफल है। भारत को 36 प्रशासनिक इकाइयों में बांटा गया है। कितना है जी, इस क्षेत्रफल में 36 प्रशासनिक इकाइयां हैं। कितनी है, 36 प्रशासनिक इकाइयां हैं, ठीक है। तो 36 प्रशासनिक इकाइयां हैं। अब आप कहोगे जी प्रशासनिक इकाइयां क्या होती हैं, अभी आप देखोगे।
इन 36 प्रशासनिक इकाइयों में भारत की बात करें तो 28 राज्य तथा 8 केंद्र शासित प्रदेश आते हैं। 8 केंद्र शासित प्रदेश आते हैं, केंद्र शासित प्रदेश आते हैं इसमें 36 प्रशासनिक इकाइयों में केंद्र शासित प्रदेश। ठीक है, तो 28 राज्य तथा 8 केंद्र शासित प्रदेश आते हैं। अभी देखिए 2020 से पहले जो थे 9 केंद्र शासित प्रदेश थे, लेकिन 26 जनवरी 2020 को दादर एवं नागर हवेली और दमन दीप को मिला करके अब एक ही केंद्र शासित प्रदेश कर दिया गया है। कौन सा था? दादर एवं नागर हवेली। दादर एवं नागर हवेली को मिलाकर दादर एवं नागर हवेली एवं दमन दीप यहाँ लिख लीजिए, दमन दीप को मिलाकर अब 26 जनवरी 2020 को एक कर दिया गया है। अब इसलिए भारत में 28 राज्य तथा 8 केंद्र शासित प्रदेश है। अब ये 8 केंद्र शासित प्रदेश अब आप देख सकते हैं, पहले हम 28 राज्यों को देख लेते हैं, क्रम से 28 राज्यों को देखेंगे। ऊपर ये क्या है? लद्दाख। ये क्या है? लद्दाख। ये क्या है जी? जम्मू एंड कश्मीर, JK, ये जम्मू एंड कश्मीर है। ये क्या है? जम्मू एंड कश्मीर के बाद ये क्या है जी? ये है आपका हिमाचल प्रदेश। ठीक है, ये है आपका पंजाब। ठीक है, ये आपका हरियाणा। ठीक है, हरियाणा। और ये आपका उत्तराखंड है, UK। ठीक है, ये उत्तराखंड है। इधर आ जाइए, ये जो पड़ता है आपका, ये हरियाणा हो गया। इधर पड़ता है आपका राजस्थान जी, R लिख देता हूं मैं यहाँ पर, राजस्थान। ठीक है, ये राजस्थान है। इधर आएंगे, ये UP है, उत्तर प्रदेश। यहाँ पर मध्य प्रदेश है, ये MP है। ठीक है, ये मध्य प्रदेश है बीच में। ये गुजरात है, गुजरात है। ये महाराष्ट्र है, यानी M महाराष्ट्र है। ये भैया ये जो यहाँ पर देखिए गोवा दिख रहा है, बहुत छोटा सा ये गोवा है, याद रखना ये गोवा है। और ये जो है ये आपको दिख रहा है, इसका नाम है कर्नाटक, जो नाटक करता हमेशा, कर्नाटक। ठीक है, कर्नाटक है ये। और कर्नाटक के साथ साथ यहाँ पर है केरल। ठीक है जी, केरल। अभी 28 राज्य गिनेंगे, यहाँ केरल है। ये है आपका तमिलनाडु। क्या है जी? तमिलनाडु। ये तमिलनाडु पड़ता है। ये आपका आंध्र प्रदेश यानी AP आंध्र प्रदेश है। ये आपका तेलंगाना है, ये क्या है? तेलंगाना है। ठीक है, ये आपका छत्तीसगढ़ पड़ता है यहाँ पे जी। देखिए ये रहा छत्तीसगढ़ है, ये छत्तीसगढ़ है। ये क्या है जी? छत्तीसगढ़ है। ये आपका जो पड़ता है, ये पड़ता है ओडिशा। क्या पड़ता है जी? ओडिशा। ठीक है, ओडिशा। ये ओडिशा है, ये ओडिशा है। ओडिशा के जस्ट ऊपर जाएंगे तो ये पड़ेगा आपका, ये जो है ये झारखंड पड़ता है, ये झारखंड है। और इसके बाद यहाँ पर ये क्या है? बिहार है। ठीक है, ये बिहार है। ये पश्चिम बंगाल है। क्या जी? पश्चिम बंगाल है। ठीक है, याद रखना जी, पश्चिम बंगाल। अब इधर आ जाइए थोड़ा सा, मैं इसको दादर एवं नागर हवेली को हटा देता हूँ यहाँ से, आप इधर देख लीजिए थोड़ा सा। ठीक है, ये तो आपके ये वाले क्षेत्र के पूरे राज्य हो गए, 28 राज्य हैं ये इधर वाले। ये पूरे के पूरे सबको मिला दे तो 28 राज्य होते हैं पूरे के पूरे। अब इधर वाले राज्य देखते हैं कितने हैं, तो इसमें 7 राज्य तथा एक एक वो है। ठीक है, 7 सिस्टर प्लस 1 बोलते हैं इसे। तो ये सिक्किम भी है, जो इधर राज्य हैं, 8 राज्य हैं इधर। देखिए कौन कौन से हैं। पहला आता है ये वाला, इसको बोलते हैं त्रिपुरा। क्या बोलते हैं जी? त्रिपुरा। इसको त्रिपुरा कहते हैं। ये जो है इसको क्या बोलते हैं? ठीक है, इसको मिजोरम बोलते हैं, मिजोरम। ठीक है, इसको बोलते हैं मणिपुर। इसको बोलते हैं नागालैंड। ठीक है, इसको बोलते हैं अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, इसको बोलते हैं असम, दिसपुर राजधानी है। इसको बोलते हैं मेघालय। और जी ये जो है आपको ये दिख रहा सिक्किम, ये क्या है? सिक्किम। ये तो वो आगे जो आपको दिखाई दे रहे हैं कि 28 राज्य इसके। अब बात कर लेते हैं कि भारत के केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं, केंद्र शासित प्रदेश इसके कितने हैं। ठीक है, आइए केंद्र शासित प्रदेशों को भी हम देख लेते हैं कि भारत के कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं और कहाँ कहाँ स्थित हैं। तो ठीक है, देखिए सबसे पहले इधर आ जाइए, यहाँ पर पड़ता है। ठीक है, यहाँ पर। और ठीक है, एक तो ये रहा, एक यहाँ पे पड़ता है, इसको बोलते हैं, देखिए ये रहा लक्षद्वीप है, ये रहा लक्षद्वीप। ठीक है, एक यहाँ पड़ता है दादर एवं नागर हवेली। ठीक है, एक यहाँ पे ये रहा, इधर देखिए अंडमान निकोबार द्वीप समूह, एक ये रहा अंडमान निकोबार द्वीप समूह। इधर आ जाइए दिल्ली। ठीक है, यहाँ पे पड़ता है चंडीगढ़। ठीक है, और ये आपका जम्मू कश्मीर, ये लद्दाख। ठीक है, ये रहे कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 केंद्र शासित प्रदेश हो गए। ठीक है,
8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो 8 केंद्र शासित प्रदेश में, ठीक है, इसको बोलते हैं पांडुचेरी। क्या बोलते हैं? पांडुचेरी। पांडुचेरी, ठीक है, ये पांडुचेरी है। ये आपका लक्षद्वीप है, ठीक है, लक्षद्वीप, लक्षद्वीप है ये, ठीक है। ये दमनद्वीप है, दादर नागर हवेली एवं दमनद्वीप, दादर नागर हवेली दमनद्वीप। राजधानी इसकी दमन है, ठीक है, अभी राजधानी बताऊंगा। राजधानी इसकी दमन है। ये दिल्ली है, दिल्ली भी केंद्र शासित प्रदेश है, नई दिल्ली राजधानी। ये चंडीगढ़ है, राजधानी चंडीगढ़ ही है, ये चंडीगढ़, ठीक है। ये आपका लद्दाख है, ये वाला, ये लद्दाख है, लद्दाख, ठीक है, इसकी राजधानी लेह, ठीक है। ये जम्मू कश्मीर है, जम्मू एंड के, JNK, ठीक है। श्रीनगर इसकी राजधानी है, ठीक है। चंडीगढ़ की चंडीगढ़ है। ये है अंडमान निकोबार द्वीप समूह, अंडमान निकोबार, ठीक है। पोर्ट ब्लेयर इसकी राजधानी है, ठीक है। लक्षद्वीप, कवरत्ती राजधानी, पांडुचेरी, सिलवासा, ठीक है। तो इस तरीके से 8 हमारी प्रशासनिक इकाइयां यानी केंद्र शासित प्रदेश हैं और 28 हमारे राज्य हैं। तो इन सबको मिला दिया जाए तो 36 प्रशासनिक इकाइयां होती है भारत में। भारत का क्षेत्रफल मैंने बताया था जी अभी, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। कितना है? 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर में भारत का क्षेत्रफल फैला हुआ है, ठीक है जी। भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर, ठीक है। इस किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल में बात करें तो भैया देखिए एक चीज और देख लीजिए यहीं पे कि कितना इस पे पठारी क्षेत्र कितना है, पहाड़ी क्षेत्र कितना है। क्योंकि हम अभी विस्तार की बात कर रहे हैं तो विस्तार में हम देखते हैं कि पठारी क्षेत्र कितना है, पहाड़ी क्षेत्र कितना है, ठीक है, मैदान कितने हैं और पर्वतीय भाग कितना है, इसके विषय में हम देखते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसके पठारी पर्वतीय विस्तार की, ठीक है। तो पर्वतीय भाग की बात करें कि कितने % भाग पर पर्वतीय क्षेत्र है, पर्वतीय क्षेत्र, ठीक है। पर्वतीय क्षेत्र की बात करें कि भारत का कितने % भाग पर्वतीय क्षेत्र है, तो 10.7% भाग पर पर्वत है भारत के पे। पर्वतीय क्षेत्र कितना है जी? 10.7% भाग पर्वतीय क्षेत्रों से घिरा हुआ है। वहीं पहाड़ी क्षेत्र की बात करें कि भारत का पहाड़ी क्षेत्र कितना है, ठीक है, पहाड़ी क्षेत्र, तो भारत का पहाड़ी क्षेत्र जो है, पहाड़ी क्षेत्रीय विस्तार वो कितना है, वो है आपके 18.6%। कितना है जी? 18.6% भाग पर क्या है, पहाड़ी पाई जाती है भारत में। कितने % भाग पर? 18.6% भाग पर पहाड़ियों का विस्तार है। वहीं पठारियों का विस्तार की बात करें कि पठार कितने पर हैं, तो देखिए जी पठारों की बात करें हम, ठीक है, किसकी? पठार, पठार की बात करें कि पठारी क्षेत्र, ठीक है, पठारी क्षेत्र, तो भारत का जो पठारी क्षेत्र है वो कितना है, वो है जी आपके 27.7% इसमें पड़ता है आपका पठारी क्षेत्र। अब अगर बात करें आगे भारत के कितने मैदानी क्षेत्र की बात करें तो जी देखिए मैदानी क्षेत्र आपका हो गया, जो बचा हुआ क्षेत्र है वही मैदानी क्षेत्र हो जाएगा। हाँ जी बिल्कुल, जो बचा हुआ क्षेत्र है वही मैदानी क्षेत्र हो जाएगा। अब ये मैदानी क्षेत्र कितना होता है इसके विषय में हम बात करें तो ये होता है आपका मैदानी क्षेत्र कितना, 43%। कितना होता है? 43%, ठीक है जी। तो 43% जो भाग है आपका, 43% वो कहलाता है आपका मैदानी क्षेत्र। तो भारत का विस्तार 32,87,263 वर्ग किलोमीटर में से आपको पर्वतीय क्षेत्र 10.7% भाग पर पर्वत है, पहाड़ी क्षेत्र 18.6% भाग पर है, पठारी क्षेत्र 27.7% भाग पर है और मैदानी क्षेत्र 43% भाग पर मैदान पाए जाते हैं। ये भारत का विस्तार है, ठीक है। इसके आधार पर प्रशासनिक इकाइयां हो गई। आगे चलते हैं भारत के, ठीक है, विस्तार में उत्तरी अक्षांश और दक्षिणी अक्षांश, ठीक है, ठीक है। अक्षांशों की हम बात करें कि भारत का उत्तरी अक्षांश और दक्षिणी अक्षांश, पूर्वी देशांतर कितना है, तो अक्षांशीय विस्तार, ठीक है, भारत का अक्षांशीय विस्तार, भारत का अक्षांशीय विस्तार, ठीक है, अक्षांशीय, भारत का अक्षांशीय विस्तार की बात करें कि भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है, तो देखिए
भारत जो है, मैंने अभी बताया था कि यहाँ से चलते हैं हम। आपको देखिए कुछ नहीं रटना नहीं है, ठीक है, आपको रटना नहीं है, आपको सिर्फ समझना है, ठीक है, आपको रटना नहीं है, केवल समझना है। अक्षांशीय विस्तार, ठीक है, अक्षांशीय अच्छा अक्षांशीय विस्तार, ठीक है, आपको रटना नहीं है, आपको केवल समझना है। देखिए कैसे, पिछली वाली क्लास में मैंने बता दिया था आपको कि भारत 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर के, कहाँ से 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट तक भारत का अक्षांशीय विस्तार है। अब हमने इसको, देखिए मैं यहाँ लिख देता हूँ, पहले जब भी मैं क्लियर करूंगा आपको यहाँ पर डाउट को क्लियर कर देता हूँ मैं, ठीक है। देखिए ठीक है, देखिए भारत का जो अक्षांशीय विस्तार है वो 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर के, कहाँ से जी 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर, ठीक है, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर के, उत्तरी अक्षांश से लेकर के 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक, उत्तरी अक्षांश तक भारत का विस्तार है। भारत का अक्षांशीय विस्तार की बात कर रहे हैं, हम विस्तार है। अभी हम, ठीक है, अक्षांश और देशांतर के आधार पर भारत की स्थिति की बात करें तो भारत 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक भारत का विस्तार है। अब मेरा यहाँ पर एक क्वेश्चन है कि क्यों इसको, भारत को उत्तरी और उत्तरी कहा गया, जबकि हम भारत की स्थिति बताते हैं तो बताते हैं कि ये उत्तर है और ये दक्षिण है और ये पश्चिम है, ये पूरब है। तो इसको पश्चिम पूरब क्यों ना कह करके केवल उत्तरी उत्तरी क्यों कहा गया, ये डाउट भी है बहुत ज्यादा। इसको भी क्लियर करते हैं। अभी देखिए कैसे, आप एक ग्लोब में जाइए और आपको ग्लोब में दिखाई देगा कि ये जो रेखा होती है इसको बोलते हैं भूमध्य रेखा। इसको क्या बोलते हैं जी, भूमध्य रेखा, इसको बोलते हैं भूमध्य रेखा। जीरो जीरो, ठीक है, जीरो जीरो भूमध्य रेखा बोलते हैं इसे, ठीक है। और इसे भूमध्य रेखा कहा जाता है, विषुवत रेखा के नाम से भी इसे जाना जाता है। दूसरा नाम क्या है इसका, विषुवत रेखा के नाम से भी इसे जानते हैं हम। जरा एक मिनट बस थोड़ा सा, ठीक है, मैं ये देख रहा था कि आपको कलर दिख रहा नहीं दिख रहा, ठीक है। इसे भूमध्य रेखा से, रेखा के नाम से जानते हैं, जो पृथ्वी को 2 बराबर भागों में काटती है। जब पृथ्वी को 2 बराबर भागों में काटती है तो ऊपर वाला हिस्सा जो होगा वो क्या कहलाएगा और नीचे वाला हिस्सा क्या कहलाएगा। तो ये जो हिस्सा होता है इसको बोलते हैं उत्तरी गोलार्ध, इसको बोलते हैं उत्तरी गोलार्ध, इसको कहा जाता है उत्तरी गोलार्ध। उत्तरी मतलब ये उत्तर वाले हिस्से में है और गोले का आधा भाग है, इसलिए उसे उत्तरी गोलार्ध कहा गया है। और ये क्या है जी, इसको बोलेंगे जी दक्षिणी गोलार्ध। जब उसको उत्तरी गोलार्ध कहा गया है तो इसको दक्षिणी गोलार्ध कहेंगे। यानी इसको भैया उत्तरी गोलार्ध कह दिया तो इसको दक्षिणी गोलार्ध भी तो कहेंगे। गोलार्ध, गोले का आधा भाग गोलार्ध कहलाता है ये, ठीक है, गोलार्ध हो गया, गोले का आधा भाग गोलार्ध होता है, ठीक है। तो यहां पर क्या है, हम अगर भारत की स्थिति की बात करें तो ये तो उत्तरी गोलार्ध और क्या कहना आपका दक्षिणी गोलार्ध हो गया। अब यहां से अगर हम देशांतर की बात करें कि इसको 0 डिग्री, इसको मान लीजिए 0 से, इसको भी 0 मान लीजिए, वैसे 90 डिग्री होता है, इसको मानेंगे। तो हम भारत की यहाँ पर कंडीशन की बात करें कि भारत की भाई साहब स्थिति क्या है, तो भारत कहाँ स्थित है, यहाँ पर स्थित है जी। ये भारत है जी। भारत कहाँ स्थित है, भारत यहाँ स्थित है। जब हमने इसको काट दिया है, यानी हमने इसको बांट दिया है, किसको, ये वाला जो हिस्सा है, तो भाई साहब ये वाला जो हमने लाइन खींची है देशांतर, ये लाइन जो खींची है ये 0 डिग्री देशांतर हमने यहाँ से खींच दिया है, ठीक है, जैसे 90 होता है यहाँ पे। जब हमने इसको खींच दिया है तो इधर वाला जो हिस्सा होगा वो क्या कहलाएगा, इधर वाला हिस्सा जो कहलाएगा ये कहलाएगा जी पूर्वी गोलार्ध। क्या कहलाएगा, पूर्वी गोलार्ध। अब देखते जाइए थोड़ा सा, ये पूर्वी गोलार्ध कहलाएगा और ये क्या कहलाएगा जी, पश्चिमी गोलार्ध।
ये पश्चिमी गोलार्ध कहलाएगा। ठीक है, ये पश्चिमी गोलार्ध, ये पश्चिमी गोलार्ध है और ये आपका पूर्वी गोलार्ध है। अब भारत की स्थिति कहाँ है, तो भारत जो स्थित है वो इधर वाला हिस्सा तो भैया पूर्वी गोलार्ध हो गया, बिल्कुल सही है, ये पूर्वी गोलार्ध हो गया। ऊपर वाला हिस्सा उत्तरी गोलार्ध हो गया। तो भाई साहब ये पूर्वी और उत्तरी आ जाइए। अब कैसे, तो भारत की हम स्थिति की बात करेंगे तो यहां से चलेंगे 8 डिग्री 4 मिनट 37 डिग्री 6 मिनट तक चलेंगे। तो भारत को हम क्या कहेंगे, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक भारत का अक्षांशीय विस्तार है। तो आप समझ गए होंगे यहां से आता है ये, इसलिए इसको उत्तरी उत्तरी कहा जाता है, दक्षिणी और उत्तरी नहीं कहा जाता भारत को। आगे देखिए, अब हम क्या बात करेंगे कि भारत का जो देशांतरीय विस्तार है वो कितना है, वो 68 डिग्री 7 मिनट, कितना है जी, 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर के यहां पड़ता है 97 डिग्री 25 मिनट। ये जो पड़ता है ये 97 डिग्री 25 मिनट है यहाँ पर, यानी अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है। अरुणाचल प्रदेश में एक जगह है, उस जगह का नाम है किबुथु या किबुथु। तो किबुथु में पड़ता है 97 डिग्री 25 मिनट और गुजरात के गोरमोता में पड़ता है, सबसे पश्चिमी बिंदु है ये, यहाँ पर पड़ता है 68 डिग्री 7 मिनट। अब इसको नाम कैसे देंगे हम देखिए, तो भैया देशांतरीय विस्तार की बात करें कि भारत का देशांतरीय विस्तार क्या है, तो आप थोड़ा देख लीजिए। देशांतरीय विस्तार जो हमारा, ठीक है, देशांतरीय विस्तार वो कितना है। देशांतरीय विस्तार की अगर हम बात करें तो भाई साहब हमारा यहाँ से आ जाएगा कि भारत 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक भारत का विस्तार है। ठीक है जी, भारत का विस्तार कहां से है, 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर के 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक भारत का विस्तार है। इसलिए हम भारत को पूर्वी देशांतर कहते हैं, ना कि पश्चिमी देशांतर से लेकर के पूर्वी देशांतर तक भारत को कहा जाता है, ऐसा नहीं कहते हम इसलिए इसको पूर्वी देशांतर कहते हैं, क्योंकि गोला अगर आप ग्लोब पे भारत की स्थिति देखोगे तो इसमें क्या होगा, कितना है, 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट, ये उत्तरी गोलार्ध हो गया। तो उत्तरी अक्षांश और यहाँ पे भाई साहब क्योंकि पूरब में स्थित है, पूर्वी गोलार्ध में स्थित है, तो इसलिए 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर के 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक भारत का देशांतरीय विस्तार है। ठीक है, आशा करते हैं कि ये आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। आगे नेक्स्ट चलते हैं, भारत के सबसे पश्चिमी और सबसे पूर्वी, सबसे दक्षिणी, सबसे उत्तरी बिंदु। ठीक है, इसको भी देख लेते हैं, क्योंकि बिंदुओं की बात करें तो भारत के बिंदु, ठीक है, भारत के पॉइंट यानी बिंदु। भारत के बिंदु की बात करें, कौन कौन से बिंदु हैं देखिए। सबसे स्थलीय सीमा रेखा की हम बात करें, भारत का सबसे स्थलीय सीमा रेखा यहां पड़ता है तमिलनाडु में। ठीक है, भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु जो स्थलीय सीमा का दक्षिणी बिंदु है उसका नाम है कन्याकुमारी, सॉरी हाँ इसका नाम है कन्याकुमारी है। ठीक है, कन्याकुमारी यही, वो इंदिरा पॉइंट अलग है, वो मैं बताऊंगा इंदिरा पॉइंट कहाँ पर है। तो भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु, इसका बिंदु का नाम है, इसे हम जानते हैं तो इसका नाम है कन्याकुमारी। क्या नाम है जी, कन्याकुमारी। तो याद रखना यहां पर पड़ता है कन्याकुमारी, ये कन्याकुमारी है जी यहाँ पे। तो यहाँ पर हम कैसे लिखेंगे कि भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु, तो भारत का यानी स्थलीय बिंदु, ठीक है, सबसे दक्षिणी स्थलीय बिंदु, इसका नाम है कन्याकुमारी। कन्याकुमारी जो कहाँ पड़ता है, 8 डिग्री 4 मिनट पे पड़ता है, याद रखना जी, कहाँ पे पड़ता है, 8 डिग्री 4 मिनट पर पड़ता है। तो तमिलनाडु में पड़ता है, कहाँ जी, ये तमिलनाडु में स्थित है, ये तमिलनाडु है, नीचे वाला ये हिस्सा तमिलनाडु है। यहाँ से अब उत्तर की तरफ जाइए
तो ये जो है आपका, ये जो है इसको बोलते हैं यहाँ से, ये वाला जम्मू कश्मीर में हो गया, ठीक है, ये वाला पॉइंट इसको बोलते हैं इंदिरा पॉइंट, इंदिरा कॉल। क्या बोलते हैं जी? इंदिरा कॉल। ठीक है, भारत कहाँ से कहाँ तक है? कन्याकुमारी से लेकर इंदिरा कॉल तक है। अभी आप कहोगे जी यहाँ पर तो इंदिरा पॉइंट है, हाँ जी बिल्कुल है इंदिरा पॉइंट, अभी चलेंगे उस पर कि इंदिरा पॉइंट कहाँ पर है, उसको भी अभी देखेंगे। आप पहले इसको देख लीजिए, ठीक है। भारत का सबसे उत्तरी बिंदु, ठीक है, सबसे उत्तरी बिंदु, उत्तरी बिंदु, ठीक है, जो कहां पर पड़ता है? 37 डिग्री 6 मिनट। इसका नाम है, क्या नाम है जी इसका? इसका नाम की अगर हम बात करें तो इसका नाम है इंदिरा कॉल, इंदिरा कॉल। भारत का सबसे दक्षिणी, सबसे उत्तरी बिंदु, इसका नाम है इंदिरा कॉल, जो कहाँ पड़ता है? 37 डिग्री 6 मिनट, ठीक है, लद्दाख में पड़ता है जी ये। अगर आपसे पूछा जाए कि भारत का सबसे उत्तरी बिंदु कहाँ स्थित है, तो लद्दाख में स्थित है। तो मेरे भाई लद्दाख में स्थित है, ठीक है, 37 डिग्री 6 मिनट पर स्थित है, ये 6 मिनट पर लद्दाख में स्थित है। अब भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु की बात करें कि भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु, ठीक है, सबसे पश्चिमी बिंदु, यहाँ पर मैं कुछ दूसरा कलर ले रहा हूँ जिससे कि आपको दिखाई दे, ठीक है। सबसे सबसे पश्चिमी बिंदु, सबसे पश्चिमी बिंदु की बात करें तो भाई साहब ये पड़ता है, कहाँ पर पड़ता है जी? 97 डिग्री 25 मिनट पर पड़ता है, 97 डिग्री 25 मिनट पर। इसका नाम है गोरमोता। क्या नाम है जी? गोरमोता, गोरमोता नाम है इसका। ये कहाँ पड़ता है? गुजरात में। तो गुजरात में गोरमोता पड़ता है। और डिग्री की बात करें कि कितने डिग्री पर स्थित है, तो भाई साहब याद रख लेना, ये कितने डिग्री पर है? ये डिग्री पर स्थित है, कितने पर? 68 डिग्री 7 मिनट पर स्थित है जी, 68 डिग्री 7 मिनट पर स्थित है, ठीक है। भारत का सबसे पूर्वी बिंदु, ठीक है, भारत का सबसे पूर्वी बिंदु कौन सा है? तो देखिए सबसे पूर्वी बिंदु, सबसे पूर्वी बिंदु, ठीक है, भारत का सबसे पूर्वी बिंदु ये कहाँ पड़ता है? तो सबसे पूर्वी बिंदु भाई साहब ये पड़ता है अरुणाचल प्रदेश में। इसका नाम क्या है? किबीथू, किबीथू, ठीक है, किबीथू पड़ता है। और ये कहाँ पड़ता है? 97 डिग्री 25 मिनट पर ये पड़ता है। और भाई साहब ये कहाँ है? ये अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में। अब आप कहोगे जी ये कहाँ पर है? तो जहां मैंने ये लगा रखा है, ये जो पॉइंट है ये वाला, इसको बोलते हैं 97 डिग्री 25 मिनट, अभी दिखाया था मैंने आपको, ठीक है। और ये कहाँ पर है? ये वाला देखो, तो सबसे दक्षिणी बिंदु ये वाला इंदिरा कॉल, ठीक है, इंदिरा कॉल कन्याकुमारी। अब यहाँ पर एक चीज और आती है, यहाँ पर एक चीज और आता है कि भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है? भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु, ये तो स्थलीय सीमा वाला हो गया। आप कहोगे जी सबसे दक्षिणी तो आपने ये लिख रखा जी, बिल्कुल लिख रखा है, लेकिन मैंने वहां पर स्थलीय भी डाल रखा है, आप उसको देख लीजिए एक बार। मैंने स्थलीय कह रखा, ना कि आपका जलीय कह रखा। जलीय की बात करें तो कहाँ पड़ता है? देखिए यहाँ पड़ता है जलीय, ठीक है, मैं दूसरा कलर लेता हूँ आपको, यहाँ पर पड़ता है जलीय। और यहाँ पर जो है विस्तार कितना है? ये जो विस्तार है इसका नाम है, इसकी ये जो विस्तार है ये कितना है? ये 6 डिग्री 45 मिनट है जी, 45 मिनट। अब ये कहाँ पड़ता है? तो कार निकोबार, अंडमान निकोबार द्वीप समूह का एक है हिस्सा जिसे हम कार निकोबार कहते हैं। और इसमें पड़ता है क्या आपका? इसको बोलते हैं इंदिरा पॉइंट, ठीक है, इंदिरा पॉइंट, इंदिरा पॉइंट। अब आपके दिमाग में एक और आ रहा है जी, इंदिरा पॉइंट को किस नाम से जाना जाता है? दूसरा, तो इंदिरा पॉइंट को मेरे भाई पिग्मेलियन पॉइंट से जाना जाता है। किससे? पिग्मेलियन पॉइंट, ठीक है, पिग्मेलियन, पिग्मेलियन पॉइंट के नाम से भी इंदिरा पॉइंट को जाना जाता है। तो भारत का कहां से कहां तक है? तो भारत इंदिरा पॉइंट से लेकर के इंदिरा कॉल तक है, इंदिरा पॉइंट से लेकर के इंदिरा कॉल तक भारत का विस्तार है, ठीक है जी। इंदिरा कॉल से लेकर के इंदिरा पॉइंट तक, सॉरी, इंदिरा पॉइंट से लेकर के इंदिरा कॉल तक भारत का विस्तार है, ठीक है।
तो भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु जो जलीय सीमा पर जो कहाँ पर स्थित है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है, 6 डिग्री 45 मिनट पे पड़ता है, इसे हम कहते हैं इंदिरा पॉइंट। ठीक है, तो ये सबसे दक्षिणी बिंदु होता है भारत का। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं भारत के कुछ इसके किलोमीटर लंबाई के आधार पर इसका विस्तार देखते हैं। देखिए यहाँ पे तो आपको पता, मैंने क्या बताया था, इंदिरा पॉइंट से लेकर के कन्याकुमारी तक भारत का उत्तर से लेकर के दक्षिण तक विस्तार, यानी नॉर्थ टू साउथ, उत्तर से दक्षिण विस्तार, उत्तर से दक्षिण, उत्तर से दक्षिण विस्तार जो है ये कितना आज यहां से यहां तक है, ये यहां से यहां तक पड़ता है, और इसको नाम इसको जो नाम है यानी कन्याकुमारी से लेकर के इंदिराकोल तक ये पड़ता है 3214 किलोमीटर है जी, 3214 किलोमीटर है। भारत का उत्तर से दक्षिणी विस्तार 3214 किलोमीटर है। वहीं पूरब से अगर पश्चिम देखा जाए तो इसका जो विस्तार है वो कितना है यहाँ तक, तो इसका विस्तार है जी कितना 2933 किलोमीटर। कितना है 2933 किलोमीटर। ठीक है, 2933 किलोमीटर है, यानी उत्तर से दक्षिण विस्तार तो कितना है, उत्तर से दक्षिण विस्तार है जी 3214 किलोमीटर। और भैया पूरब से पश्चिम विस्तार कितना है, पूरब से पश्चिम विस्तार वो कितना है, पूरब से पश्चिम जो है वो है 2933 किलोमीटर। ये पूरब से पश्चिम विस्तार है भारत का। तो भारत का पूरब से पश्चिम विस्तार 2933, और भैया उत्तर से दक्षिण सीधा सीधा आप देख सकते हैं 3214 किलोमीटर, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से वहाँ तक। ठीक है जी, तो आज विस्तार हो गया होगा आपका। आशा करते हैं कि बहुत अच्छे से समझ आया होगा आपको विस्तार, कि भारत का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है और कितना है। ठीक है, भारत का विस्तार। चलिए, तो भारत का उत्तर से दक्षिण विस्तार, ठीक है, पूर्व से पश्चिम विस्तार, इतना हो गया। नेक्स्ट क्लास में हम लेकर आएंगे आपके लिए, अभी इसी टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे, और उसमें जो मैं बताऊंगा उसमें भारत की स्थलीय सीमाएं, ठीक है, कितनी सीमा किसके साथ लगती है, स्थलीय सीमाएं, और भारत की उन सीमाओं को क्या क्या नाम दिया गया है जो दूसरे देशों के साथ सीमा साझा करते हैं, कौन से पड़ोसी देश हैं भारत के कौन से पड़ोसी देश हैं जिनके साथ स्थलीय सीमा साझा होती है, सबसे ज़्यादा सीमा किसके साथ लगती है, सबसे कम सीमा किसके साथ लगती है, पाकिस्तान के साथ कितनी लगती है, बांग्लादेश के साथ कितनी लगती है, इसके विषय में हम आगे नेक्स्ट क्लास में बात करते हैं। आशा करते हैं क्लास आज आपको अच्छी लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।